हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। ओके, बच्चे आए नहीं अभी तक, आराम कर रहे हैं क्या? साथ ही जुड़े? वॉइस क्लियर है, डेट्स गुड। लेकिन क्या है कि बारिश हो रही है तो हो सकता है बीच बीच में सिग्नल प्रॉब्लम हो जाए, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है ना। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी 2-3 बच्चे और जुड़ जाएं। अभी 8 जुड़े हैं, 7। हमारे यहाँ भी बारिश है। तो आप अलवर से दूर हैं क्या? अलवर में है बारिश तो आप कहाँ से हैं? नेटवर्क का तो हर क्लास में ही प्रॉब्लम होता है। हर क्लास में तो नहीं होता बेटा, मेरी में तो अभी तक ज्यादा ऐसा इश्यू हुआ नहीं। एक बार ही हुआ था, वो थोड़ा सा क्या है कि चेंज करने के चक्कर में। नेटवर्क का भी नहीं था, वो एक्चुअली जूम का चक्कर था। बाकी औरों की क्लास का पता नहीं मेरे को, क्योंकि अलवर में नॉर्मली सिग्नल ठीक आ जाते हैं, तो ऐसा कोई विशेष इश्यू होता नहीं है। हाँ, बाहर वालों के थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, थोड़ा सा। अलवर में तो नेटवर्क अभी तक ठीक चल रहा है, कम ही प्रॉब्लम आती है। ज्यादातर सारी क्लास में होता है। हाँ, मे भी पॉसिबल क्या है कि कई बार एक पर्टिकुलर रीजन का भी चक्कर पड़ जाता है ना। अलवर में भी बेटा कई जगह एक पर्टिकुलर रीजन बन जाता है, जहां पर क्या है वो वीक हो जाते हैं सिग्नल, तो इसलिए भी इश्यू आ जाता है। और ये इस तरह की प्रॉब्लम क्या है, वो टावर की वजह से होती है। जैसे क्या है, आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो उसमें एक दो लाइट्स अगर एक साथ चलती हैं तो एक जोन ऐसा बन जाता है जहां पर डार्क, मतलब उनकी जो सिग्नल्स है उनका भी शेडो बन जाता है, वहां पर वीक हो जाते हैं सिग्नल्स। तो इसलिए भी कई बार एक पर्टिकुलर रीजन में प्रॉब्लम हो जाती है अलवर के अंदर ही। और जैसे मैं बताऊं तो मालवीय नगर साइड जाएंगे तो स्टार्ट होते हैं वहां पर, वो चौराया है, वहां पर सिग्नल एकदम से वीक हो जाता है और उसके आगे फिर सही हो जाता है। तो समस्याएं तो है ही। आज बच्चे कम क्यों हैं? कॉलेज के पास है। कॉलेज के पास भी हो सकता है हो गई हो। चलो बच्चे जुड़ जाएंगे, धीरे धीरे स्टार्ट तो करें फिर, कि वेट करें थोड़ा सा। चलो इंट्रोडक्शन तो स्टार्ट करते हैं, फिर
स्लोली स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे से बच्चे जुड़ जाएंगे। यस, ये आपका नया चैप्टर है, 3rd यूनिट। ठीक है, 3rd यूनिट में आपको जो है मैट्रिक्स से संबंधित चीजें आएंगी। मैट्रिक्स आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, है ना? तो 11th-12th में जो मैट्रिक्स थी वही चीजें हैं, मैट्रिक्स कैलकुलेशन। बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर कंप्यूटर ग्राफिक्स के रिलेशन में पढ़ेंगे अपन। कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि जो ग्राफिक्स है टोटली इट इज बेस्ड अपॉन मैथ्स। क्योंकि कंप्यूटर को कुछ नहीं समझ में आता, उसको तो बस 2+2 4 होता है, यही समझ में आता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को सिर्फ मैथ समझ में आती है, इसलिए हर चीज उसको मैथमेटिकली ही बतानी पड़ेगी। तो अभी तक अपन ने देखा था, किसी भी एल्गो को अपन डिजाइन कर रहे थे, पिक्सल सेलेक्ट करना था, तो पास है दूर है, तो पास दूर सबके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हमने मैथ्स लगाई थी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग मैथ्स चलेगी। ठीक है, तो बेसिकली जैसे स्टार्ट करें तो आपने जो 11th-12th में देखा होगा, तो यहाँ पर जैसे अपन किसी भी इक्वेशन को इस तरह से पुट अप करते हैं, B इक्वल्स टू T और A, ये दोनों मैट्रिक्स हैं, और B जो है ये ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स है। ये कैसे बन रही है, इसमें हमने क्या करना है 2D ट्रांसफॉर्मेशन में, कि पर्टिकुलर एक हमें पॉइंट दिया होगा, अभी आगे डायग्राम में बताऊंगा, कोई एक पॉइंट दिया होगा या पॉइंट या फिर कोई डायग्राम दिया होगा, तो हमें एज इट इज उस पॉलीगन को, पॉइंट को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना है। ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, शिफ्ट भी ना कह के ट्रांसफॉर्म करना है। एक ट्रांसफॉर्म वाइडर व्यू है, ट्रांसफॉर्म करना है कि पॉइंट को हमें किसी भी कारणवश, मान लो हमें स्केलिंग करनी है, किसी इमेज को बड़ा करना है या फिर छोटा करना है, जैसे आप करते हैं ना पेंट ब्रश वगैरह में किया होगा, आपने क्रॉपिंग कर दी इमेज की या फिर मैग्निफिकेशन कर दिया पर्टिकुलर किसी इमेज का, जूम इन जूम आउट जो आप बोलते हैं, तो वो चीज करनी है। तो वो हो कैसे रहा है, तो वो पर्टिकुलरली हो ये रहा है कि हमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको एक्सपेंड करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट्स मींस पिक्सेल्स, ठीक है ना? तो कोऑर्डिनेट पिक्सेल्स वही बता रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट्स को एक्सपेंड करना पड़ेगा या फिर कोऑर्डिनेट्स को कंप्रेस करना पड़ेगा। ये दो ही फैक्टर होंगे। कोऑर्डिनेट्स को मतलब कुल मिला के एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जाना है। तो जब कोऑर्डिनेट्स को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जाना है तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो एक पर्टिकुलर, एक सिंपल जो ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म है वो इस तरह से बनेगी कि x डैश और y डैश इक्वल्स टू ये x डैश y डैश इक्वल्स टू ए बी सी डी, ये ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स है, और ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स वाई ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स जो है वो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स से क्या बन जाएंगे, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी। तो ये एक जनरल फॉर्म है। तो अब इस जनरल फॉर्म को हम देखेंगे कि हम क्या क्या इस पे कर सकते हैं कलाकारी। देखो सबसे पहले जो एक पॉइंट है ट्रांसलेशन, तो सबसे पहले जो कलाकारी है वो ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन में क्या करना है, ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्म का ही सब पार्ट है। इसमें क्या करना है कि एक पॉइंट को हमें दूसरे जगह शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि कोई पॉइंट है P, ठीक है, इस पॉइंट को हमने स्विच कर दिया दूसरी जगह P डैश। ठीक है, तो हमें जब ये करना है तो हम सिंपल क्या करें, हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स एडिशन ही तो किया है। सिंपल अगर देखें तो हमने कोऑर्डिनेट्स को एडिशन ही तो किया है, क्या कि जितनी दूर खिसकाना है उसको, तो वो चीज है डिस्टेंस इसकी tx और ty। ठीक है, इन पर्टिकुलर x कोऑर्डिनेट को हम कितनी डिस्टेंस से मूव करेंगे, tx डिस्टेंस से, और y कोऑर्डिनेट को कितनी डिस्टेंस से मूव करेंगे, ty डिस्टेंस से। ठीक है, तो जब इन कोऑर्डिनेट्स को हम मूव करेंगे तो हमें नए कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंगली
मिल जाएंगे, दैट इज एक्स डैश और वाई डैश। तो ये हमने, ये आपका पुराने कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, और अकॉर्डिंगली हमें मिल गए एडिशन करने पर एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि जो हमने अभी जर्नल फॉर्म बताई थी, ये उससे थोड़ा सा डिफर है। क्या डिफर है कि इसमें सारे जो वेक्टर फॉर्म में जो हमने रखे हैं, ये उस जर्नल फॉर्म के अकॉर्डिंग सेट नहीं कर सकते ट्रांसलेशन के अंदर, बाकी में तो हो जाएंगे। इसमें ये जर्नल फॉर्म है ना, एक्स ए बी सी डी वाली, तो ये ए बी सी डी वाली जर्नल फॉर्म है, इस तरह से हम उसको पुटअप नहीं कर सकते ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को। बाकी आगे देखेंगे कि अपन अगर रोटेशन वगैरह और सारी चीजों में कर पा रहे हैं, लेकिन ट्रांसलेशन के अंदर नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको आगे हम सॉर्ट आउट करेंगे कि कैसे करना है इसको। बाकी अभी के लिए ये ध्यान रखो कि ट्रांसलेशन को जनरल फॉर्म में अभी शिफ्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो हमारी ये बन गई पी डैश इक्वल्स टू एक्स डैश वाई डैश, और ओरिजिनल है वाई और एक्स और वाई, और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स बन गई हमारी टी एक्स वाई एक्स, सॉरी टी एक्स टी वाई। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अच्छा, इसको नेक्स्ट अपन देखते हैं रोटेशन में किस तरह से करते हैं। ये रोटेशन है, तो रोटेशन के अंदर क्या हो रहा है कि इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई मैं भी कर देता हूं। रोटेशन के अंदर आपका कोई पॉइंट है ओरिजिनली ये, इसको ओरिजिनल जो है वो है फाई। ठीक है, ओरिजिनल एंगल इसका फाई है, और इसको हमने आगे बढ़ा दिया थीटा एंगल से, हमने रोटेट कर दिया इसको एक्सिस के अकॉर्डिंग, सेंटर कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इसको रोटेट कर दिया, घुमा दिया पॉइंट को। तो नए कोऑर्डिनेट्स हमारे बन गए एक्स डैश और वाई डैश। क्योंकि हमने फाई में थीटा जोड़ा है, तो नए कोऑर्डिनेट्स जो हमारे बन गए वो बन गया एक्स डैश इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। ये आपने 11th-12th के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा होता है, और y इक्वल्स टू जो होता है r साइन थीटा होता है। ठीक है ना, एक जर्नल फॉर्म है ये मैथ्स के अंदर, 11th-12th में थोड़ा सा रिकॉल करो, वही चीज है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो फाई है, फाई जो ओरिजिनल एंगल है, इसमें हमने बस x जोड़ा है, तो नया कोऑर्डिनेट क्या बन गया x डैश इक्वल्स टू r cos फाई प्लस थीटा, बस यही तो चेंज हुआ है। इसको हमने थोड़ा सा खोला तो ये बन गया आपका cos, ये रिकॉल करो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो cos फाई cos थीटा माइनस होता है, ठीक है, माइनस sin फाई sin थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका cos के अंदर दो एंगल्स होंगे तो उनको खोलने का ये तरीका है आपको सॉल्व करने का, ये याद हो तो। फिर ऐसे ही साइन का होता है cos a प्लस cos b प्लस sin a sin b, इस तरह से था। ठीक है ना, मैथ्स के अंदर तो वही चीज है, उसी से ही हमने इनको कोऑर्डिनेट्स को, पोलर कोऑर्डिनेट्स को रिजॉल्व किया है। ठीक है, अब इनको और फर्दर रिजॉल्व करेंगे। तो x डैश और y डैश शॉर्ट में इस तरह से आपके बन जाएंगे। अब इनको फर्दर हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया कि x की वैल्यू r cos फाई ओरिजिनल वाली और y की वैल्यू r sin फाई, इसको हमने x डैश वाली जो इक्वेशन है उसमें रख दिया। ठीक है, तो ये बन जाता है x cos थीटा माइनस y sin थीटा। ये ऊपर जो इक्वेशन थी इसके अंदर पुटअप किया, कुछ नहीं किया विशेष ये इक्वेशन के अंदर। ठीक है, इस वाली इक्वेशन के अंदर जस्ट x को और y को पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी रिजॉल्व होके आ जाएगी, सॉल्व होके, कि x डैश इक्वल्स टू x cos थीटा माइनस y sin थीटा, और x डैश x sin थीटा प्लस y cos थीटा। तो इस तरह से जब ये इक्वेशन बन गई तो हम इसको हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अंदर पुट कर सकते हैं, जो कि मैट्रिक्स की अभी ऊपर देखी थी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी
ये इस तरह से बन जाएगी। ये वही है ABCD वाली फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों पुट अप कर पा रहे हैं हम इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आ रहा है और वहां पर ट्रांसलेशन में क्या था, एडिशन था केवल, इसलिए हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रख पाए थे। और यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो हम इजीली इसको मैट्रिक्स फॉर्म में स्टैंडर्ड वाली में रख पा रहे हैं, बस इतना सही है। फिर कुछ इसकी प्रॉपर्टी बताइए मैथ्स के अकॉर्डिंग कि रोटेशन मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल कौन होता है, जो कि डिटर्मिनेंट जिसका की 1 हो और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स गिव इनवर्स मैट्रिक्स। ये भी सारी मैथ्स की प्रॉपर्टी है, बाकी इसमें ज्यादा डीप में जाना नहीं है क्योंकि ये काम ऐसे डायरेक्टली यहाँ पर आएंगे नहीं, बस आपको बस ऐसे ही बताएंगे रोटेशनल मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट 1 हो और उसका ट्रांसपोज जो है इनवर्स इक्वल हो, और यहाँ पर फर्स्ट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल रोज और कॉलम इज 1, ठीक है। फर्स्ट रो कैन गिव स्क्वायर एज दिस विच इज इक्वल्स टू 1। ये भी आपका मैथ से ही लिया गया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 होता है, तो वही चीज है। इसको ज्यादा ऐसा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है इसमें। हमारा जो यहाँ पर पर्पस है वो जस्ट देखो, अब कोई इमेज अगर रोटेट होएगी तो इस तरह से बन जाएगी। मान लो कोई ओरिजिनल इमेज थी और उसको हमने 30 डिग्री से घुमाया तो वो सारी जो कोऑर्डिनेट्स है सारे टर्न होके इस तरह से बन जाएंगे, इसको बोलते हैं रोटेशन। आप जैसे आपने रोटेशन कई बार जैसे मान लो स्कैनिंग करते हैं अपन, तो वो जो इमेज है अपनी टेढ़ी हो जाती है, फिर अपन उसको रोटेट करते हैं ना तो 90 डिग्री एंगल पे रोटेट होती है, यही चीज है वो। तो वो सारे पिक्सल्स जो है वो 90 डिग्री रोटेट करते हैं। हम देखो यहाँ पर इमेज टिल्ट हो गई रोटेट करने पे, ठीक है ना, झुकाव आ गया तो 30 डिग्री रोटेट किया तो इतनी रोटेशन आ गया। स्पेशल केसेस कुछ दिए हुए हैं, 90 डिग्री में ये मैट्रिक्स बनेगी, 180 में ये बनेगी, और -90 में ये, और 360 में ये। इसमें अभी ऐसा कुछ विशेष नहीं है। अपन स्केलिंग देखते हैं। स्केलिंग के अंदर स्केलिंग की, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करना होता है तो वहां पर स्केलिंग चीज यूज करते हैं। अब यहां पर देखो, जो एक सेकेंड, ठीक है, यहां पर जो स्टैंडर्ड जो मैट्रिक्स है वो है SX और SY और बाकी 2.0, तो उसको अपन करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो आप सिंपल अगर देखें तो स्केलिंग करने में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो जिससे भी स्केलिंग करनी है आपको, जितना भी स्केलिंग करना है उस फैक्टर को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए ये इक्वेशन आराम से मैट्रिक्स के अंदर डेवलप हो जाएगी अपनी। अब देखो इसमें कुछ स्पेशल केस हैं। स्पेशल केस क्या है कि अगर जो स्केलिंग की है हमने, अगर वो इक्वल्स टू फैक्टर 1 हो तो क्या हो, फैक्टर इक्वल्स टू 1 होगा, दैट मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। ये देखो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट मींस कुछ स्केलिंग हुई ही नहीं, जो हमारे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स थे वही हमारे पुराने नए कोऑर्डिनेट्स ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स के बराबर आ गए। तो हमने मतलब कोई स्केलिंग में कुछ विशेष अंतर नहीं आया, ठीक है, मतलब स्केलिंग हुई नहीं देसी भाषा में बोले तो। फिर दूसरा केस कि अगर जो स्केलिंग फैक्टर्स हैं वो बराबर हैं और 1 से ग्रेटर हैं, दोनों कंडीशन है, दोनों जो बराबर हैं और ग्रेटर देन 1 है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन मतलब आपकी इमेज बड़ी हो जाएगी। फिर दूसरा इसी का ये कि दोनों बराबर हैं लेकिन वो 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। दैट मीन्स सिंपल सा कि वो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी जो कि 0 और 1 के बीच में होगी, फ्रैक्शनल वैल्यू दैट लाइज बिटवीन
0 एंड 1, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में होगी और फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, तो आपकी जो इमेज है वो रेड्यूस हो गई, कंप्रेस हो गई, इसका ये मतलब है, ठीक है। फिर ऐसे ही तीसरी, कि अगर ये x और y इक्वल नहीं हुए तो क्या होगा, तो ये होगा कि नॉन यूनिफॉर्म जो स्केलिंग होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं वो कैसे बनती है नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग। ये देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग का। तो इसमें देखो कि SX3 है और SY2 है, तो ये छोटी सी झोंपड़ी बड़ी होके इस तरह से बन गई, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। इसके जो एक्स फैक्टर है वो ज्यादा चौड़ा दिया इसको, और जो वाई फैक्टर है वो डबल हुआ है, और एक्स फैक्टर 3 गुना हुआ है। ये मतलब हुआ इसका सीधा सीधा, ठीक है, कि जो एक्स फैक्टर है वो 3 टाइम्स हुआ है तो वो चौड़ा ज्यादा हो गया, और लंबा दुगना हुआ, तो लंबाई तो कम दिखेगी लेकिन चौड़ाई उसकी ज्यादा दिखेगी। अब इसी का अगर उल्टा करें, तो उल्टा करेंगे तो इसी कोऑर्डिनेट्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/3 और 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है, कंप्रेस हो जाएगी। अब इसके बाद एक नया टॉपिक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर फर्दर अपन कैसे कंप्रेस, बेटा कंप्रेस ऐसे होती है छोटी बन जाएगी, छोटी कैसे बनेगी कि ये इमेज समअबाउ ऐसे हो जाएगी छोटी सी, ऐसे, ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्रेस होना, मतलब कोऑर्डिनेट सुकड़ जाएंगे, तो छोटा इमेज जो है छोटी बन जाएगा। आपने जैसे पेंट ब्रश के अंदर क्रॉपिंग बोलते हैं उसको, क्रॉपिंग, इमेज को क्रॉप कर दो ऐसे बोलते हैं, यूज किया हो तो वहां पर क्रॉपिंग लिखा होता है, तो वो भी यही है कि इमेज छोटी हो गई, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं फिर नेक्स्ट जो है होमोजीनियस कोऑर्डिनेट वो शुरू करें। इसमें प्रॉब्लम है तो बताओ आगे अभी तक के में, क्योंकि नेक्स्ट जो होमोजीनियस है वो थोड़ा सा लेंथी है, और नहीं तो फिर देख लो कल शुरू करना है कि आज शुरू करना है, देख लो, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से अभी 7 मिनट है, स्टार्ट कर देते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम होगी तो बता देना। बस इसको थोड़ा सा होमोजीनियस को एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो तो वो कल पूछ लेना है ना, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका शुरू कर देते हैं। सर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, बारिश तेज हो गई। चलो फिर ये फिर होमोजीनियस कल बताते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है तो। पॉसिबिलिटी है नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा की, बारिश तेज हो गई है, सिग्नल प्रॉब्लम तो आएगी। मैं एक छोटा सा इसको स्टार्ट कर देता हूँ, बस 2-3 मिनट, उसके बाद क्लोज कर देते हैं ना, फिर कल दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। देखो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है कि अभी तक हमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमारा जो ट्रांसलेशन था वो एग्जैक्टली exactly हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें फिट नहीं हो पा रहा था, और रोटेशन और मैग्नी ये जो दूसरा अपना स्केलिंग फैक्टर वो तो हो गया था। तो हमें क्या करना है, एक ऐसी जर्नल फॉर्म बनानी है मैट्रिक्स की जो कि हर तरीके से फिट हो जाए, बस ये काम है इसका होमोजीनियस कोऑर्डिनेट का, कि हर तरह से हमारी जो कोई भी हम जो स्केलिंग लगाएं चाहे ट्रांसलेशन लगाएं कुछ भी लगाएं वो हर तरीके से फिट हो जाए, तो ये चीज करनी है हमें, तो ये चीज करने के लिए हमने होमोजीनियस कोऑर्डिनेट डिजाइन किए। तो इसमें क्या है कि एक्स वाई के साथ एक होमोजीनियस पॉइंट और जोड़ देते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट, दैट इज द एच, ठीक है, एक। और ये जो है समाओ, जैसे आपने क्या बोलते हैं उसको,
इमेजिनरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इमेजिनरी आयोटा होता था ना, कि जो हवाई हवा में चलता था लेकिन बहुत सारी कैलकुलेशंस हो जाती थी, उसी तरह से ये होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है, ये जेड कोऑर्डिनेट नहीं है, इसको जेड कोऑर्डिनेट से कंफ्यूज मत करना। जैसे थ्री डायमेंशनल के अंदर, तो थ्री डायमेंशन के अंदर क्या होता है कि एक्स वाई और जेड होता है, लेकिन ये जेड नहीं है, ये एक वर्चुअल कोऑर्डिनेट है, जो कि हम अपनी प्रॉब्लम को बस थोड़ा सा कलाकारी, मतलब कलाकारी की है। क्या की है कलाकारी? ये की है कि अगर h नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, is the required condition for triple. The triple can be written in Cartesian system by dividing first and second coordinates by third coordinate. ठीक है? So now the point in Cartesian coordinate would be this. तो इसका क्या मतलब है कि हम h को डायरेक्टली डिवाइड करेंगे x से और y से, तो ये हमारा एक्चुअली कोऑर्डिनेट बनता है। ये इस बस होमोजेनियस का फंडा है कि है तो टू डायमेंशनल में, इसलिए दिखाना तो ऐसे ही पड़ेगा, लेकिन लिखने में हम उसको थर्ड की तरह लिख देते हैं। अब एक चीज कि h जो है जीरो नहीं हो सकता, h जीरो नहीं हो सकता क्योंकि डिवीजन अगर जीरो से होगा तो पॉइंट जो है इंफिनिटी बन जाता है, इंफिनिटी। ठीक है, पता है ना, दैट इज द, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बहुत इनफाइनाइट वैल्यू है। दूसरा तरीका कि h को हम 1 रख दें, तो ये तरीका हम यूज करेंगे। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम x, y और 1 इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसका होमोजीनियस का थोड़ा सा एक फंडा कि अगर दो कोऑर्डिनेट इस तरह से हैं 1 2 3 और दूसरा है 2 3 3 6 9, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स होमोजीनियस सिस्टम के अंदर एक ही कोऑर्डिनेट है, मतलब सेम है। सेम कैसे हैं आप देखो, इसको देखो, अगर ये वाले कोऑर्डिनेट को कंसीडर करें तो ये बनेगा 1/3, ये बनेगा 2/3, टू डायमेंशनल के अंदर है ना, 1/3 और 2/3। अगर अपन इसको करें तो ये बनेगा 3/9 और ये बनेगा 6/9, और 3/9 आपको पता है 1/3 होता है और 6/9 होता है 2/3। ठीक है ना, तो इसलिए ये दोनों कोऑर्डिनेट्स होमोजीनियस सिस्टम के अंदर सेम हुए। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसको अपन किस तरह से पुट कर देते हैं होमोजीनियस को, इस तरह से ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, सॉरी कोई भी मैट्रिक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इस तरह से बनेगी, T इक्वल्स टू ए बी पी सी डी क्यू, ये एट रैंडम वैसे लिया है, ठीक है ना, ए बी सी डी वो पुराने, और पी क्यू एस और एम एन एस, बस एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहां तक कुछ समझ नहीं आया हो तो बताओ, फिर कल से आगे इसको पुट करेंगे ट्रांसलेशन और रोटेशन वगैरह में। यहां तक कुछ समझ नहीं आया तो बताओ, फिर लेक्चर ओवर करेंगे। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, वो मैसेज डाल रहे हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है उनको। वैसे भी टाइम हो गया, 10 बज गए आपके। बताओ यहां तक कुछ प्रॉब्लम है? नोट यूनिट वाइज बेटा मैंने कल डाल दिए हैं, यूनिट के कंबाइन करके डाल दिया, मतलब कंबाइन इन सेंस उसमें लिख दिया फोल्डर में, फोल्डर के अंदर मैंने लिख दिया है यूनिट सेकंड, और सेकंड के अंदर जो जो टॉपिक वाइज नोट्स हैं वो कंबाइन करके डाल दिए मैंने, तो उसमें आपको यूनिट सेकंड के हिसाब से मिल जाएंगे, चेक कर लेना। और कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं तो क्लोज करें फिर। चलो तो ठीक है, फिर क्लोज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सभी को गुड डे, बारिश का मौसम एंजॉय करो नेक्स्ट क्लास तक।
कल मिलते हैं फिर।